हेलो बच्चों, आज मैं लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनके लिए 11th क्लास में इस समय पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, बहुत सारे वीडियो हमने डाले हैं जिसमें हमने 7 लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में डाले थे और 5 लेक्चर हमने वेक्टर में डाले थे। यहाँ से एक्चुअली में ये मान सकते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स मतलब फंडामेंटल ऑफ द फिजिक्स हमने स्टार्ट किया था। अब हम आज से एक काइनेमेटिक्स टॉपिक डाल रहा हूँ। अब जो मेरा क्लास होगा तो बच्चे इसको ढंग से आप देखिएगा, क्योंकि अब आपका जो है ये सही क्लास, सही आपका मतलब है यहाँ से अपना टॉपिक आईआईटी के लिए सही में टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, क्योंकि अब मुझे कोई भी बेसिक इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हम सब्जेक्ट के अंदर ही इन डेप्थ में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, अब हम काइनेमेटिक्स के बारे में बता दें। काइनेमेटिक्स है क्या? व्हाट इज द काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स का मतलब था काइनेमा। काइनेमेटिक्स का जो मतलब है, ये काइनेमेटिक्स का मतलब है काइनेमा, मतलब मोशन से मतलब है, मोशन से मतलब है, मोशन का मतलब है। और ये मैट्रिक्स जो वर्ड है, ये मैट्रिक्स का जो वर्ड लिया, इसका मतलब है मेजरमेंट से मतलब है, मेजरमेंट से मतलब है। मतलब मोशन का, काइनेमेटिक्स का मतलब है कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं बिना रीजन जाने बिना। मोशन का कि बॉडी मोशन क्यों कर रही है इसकी हमें रीजन पता नहीं हो, ऐसी फिजिक्स की ब्रांच को अपन काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो काइनेमेटिक्स होना मोशन विदाउट नोइंग कॉज, मतलब क्या है इसका मतलब? विदाउट नोइंग कॉज, विदाउट नोइंग कॉज, विदाउट नोइंग कॉज, CA, विदाउट नोइंग कॉज ऑफ द मोशन, है ना। तो इसको अपन क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहेंगे। अब काइनेमेटिक्स कहेंगे तो ये हमने आपकी फिजिक्स की चीज़ बता दी कि मोशन का मतलब अपन जानते हैं। मोशन का मतलब क्या है कि क्या होता है, एक सबसे बड़ी बात एक चीज़ समझना पड़ेगी। ऑब्जर्वर होता है, एक ऑब्जर्वर होता है और एक बॉडी होती है। ऑब्जर्वर उस बॉडी को ऑब्जर्व करता है। तो हमारा आप में इसमें सबसे बड़ी बात एक बात है, पहले हम रेफरेंस लेवल का मतलब समझिए। रेफरेंस लेवल क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ये हम थोड़ा तभी समझना है। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम क्या है, पहले इसको समझिए, तब मोशन का मतलब समझ पाओगे। मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब क्या है कि रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करना है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन मोशन कहेंगे। ठीक है। तो अपन यहाँ पर पहले, क्योंकि मोशन का किसी फ्रेम में ऐसे मतलब होना चाहिए और फ्रेम में ऑब्जर्वर होना चाहिए। ऑब्जर्वर किसी बॉडी को किस फ्रेम में ऑब्जर्व करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्जर्व फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा समझ लीजिए। पहले मोशन को पढ़ाने के पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब, जैसे हम एक एग्जांपल में, सिंपल एग्जांपल दूं, एक कार है या ट्रक है, कार ये चल रहा है ना, इसका ये किसी से चल रहा है ना। तो अब हम देखेंगे इसमें एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इसमें ऑब्जर्वर, और इसके बगल में ये रोड जो चल रही है, ये रोड पे चल रही है, तो इसके बगल में एक पेड़ खड़ा हुआ है। क्या है? पेड़ खड़ा हुआ है, या यूं कहिए एक पेड़ खड़ा हुआ है, ऐसा मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपन एग्जाम्पल को इस फ्रेम में लेते हैं जो अपन ऑब्जर्वेंस अपने होती है।
तो अपन जैसे अपन कार से जा रहे हैं तो पेड़ चल रहा है, तो पेड़ के बगल में कोई आदमी बैठा हुआ है। तो अगर पेड़ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कहीं पेड़ है, क्या है यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर अपना ऐसा इस टाइप का पेड़ है, एक पेड़ है खड़ा हुआ है ना, इसके बगल में। अब यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, एक हमारा आदमी बैठा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर ये ऑब्जर्वर, अगर इसका ये ऑब्जर्वर और दो ऑब्जर्वर हैं, अलग अलग फ्रेम में है, ग्राउंड फ्रेम में है और ये इस फ्रेम में है। समझिए ये फ्रेम का मतलब समझिए। तो फ्रेम का मतलब क्या है, ये फ्रेम का मतलब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आपका एक आदमी कार के अंदर बैठा हुआ और एक आदमी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। तो पेड़ को ज़्यादा तरीके से अपन देखेंगे, क्योंकि अपन आदमी की अपन पोजीशन कहाँ ढूंढ रहे हैं कि आदमी की पोजीशन कि पेड़ से नहीं देखा, पेड़ से देखा तो पेड़ की तरफ देखेगा। तुमने क्यों किया, तो पेड़ का हमने इसलिए पेड़ खड़ा किया कि पेड़ जब देखेगा आदमी, चलता हुआ आदमी, तो आदमी वहाँ दिख जाएगा, तो इसका इसको ऑब्जर्व करेगा, है नहीं। तो अब क्या हुआ, जब चल रहा था तो हमने क्या करें, ये फ्रेम, ये हमारा ये है, एक ऑब्जर्वर ये और ये ऑब्जर्वर ये। तो आप अब ये वाला एक अब चल रहा है, चलता हुआ फ्रेम है, और ये कौन सा रेस्ट फ्रेम है। तो दो फ्रेम हो गए। अब इसकी देखेंगे तो अब ये चल रहा है, मतलब ये चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो आप इसको, जब ये आदमी ये देखेगा कि, मतलब ये आदमी देखेगा कि इसकी स्पीड कितनी है, मतलब जैसे इसकी स्पीड मतलब 20 में कितना 54 किलोमीटर पर आवर मान है, 54 किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा है, नहीं 54 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, नहीं। तो अपन क्या करेंगे, 54 किलोमीटर पर चला, तो आपको क्या लगेगा कि अपन ये फ्रेम में ये आदमी का मोशन ऑब्जर्व करेगा, तो उसको क्या लगेगा कि भैया ये आदमी है, रेस्ट में नहीं है, ये 54 किलोमीटर आवर से चल रहा है, इसके रिस्पेक्ट में, है ना, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये लगेगा कि आदमी क्या मेरी तरफ आ रहा है, ऐसा तो लगेगा। मतलब इस फ्रेम में देखोगे, इस फ्रेम में अगर ये वाला ऑब्जर्वर इस आदमी की स्पीड को ऑब्जर्व करेगा जो रेस्ट में खड़ा हुआ है, उसको क्या लगेगा कि भाई, कि उसको क्या लगेगा कि ये इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इसको रेस्ट कंसीडर करें थोड़े टाइम के लिए, तो ये वाली जो इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी होगी, 54 किलोमीटर पर आवर होगी। किसके रिस्पेक्ट में, ये कार के अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक। और अगर ये कंसीडर करता है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, इसके रिस्पेक्ट में, आदमी के रिस्पेक्ट में ये 54 किलोमीटर पर आवर है। तो ये इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ये दोनों एक एब्सोल्यूट वर्ड होता है, एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट मान लीजिए, एब्सोल्यूट है, क्योंकि एब्सोल्यूट एक रेस्ट में है तो एब्सोल्यूट ही मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ऑब्जर्व करेगा या ये ऑब्जर्व करेगा, तो दोनों इसके अलग अलग नहीं है। तो इसकी आपका एक ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जो रेस्ट फ्रेम है, ये मोशन फ्रेम है, ये रेस्ट फ्रेम है। तो ये हमने फ्रेम को समझ लिया, ये हमारा फ्रेम होता है, ठीक है। आपको एक बता दूँ, एग्जांपल बता दूँ कि एक बच्चा गांव में पढ़ता है, उसकी 80% आती है और बच्चों की परसेंटेज कम होती है, मतलब 50%, 50%, 60%, है ना, और 70% वाले। तो अगर उसका जनरली परसेप्शन क्या है कि 80% वाला बच्चा है वो इंटेलिजेंट है, उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में, है ना। अब देखेंगे, अब शहर में जाएगा तो शहर में बच्चा जाएगा तो उनको देखेगा यार मेरा 80% है, उसका 90% से बहुत सारे बच्चे हैं, 95 से ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो कह रहे अरे हमारे रिस्पेक्ट में बोल। तो ये क्या एग्जाम क्राइटेरिया के आधार पर एक दूसरे को इंटेलिजेंट फील करेंगे, जबकि इंटेलिजेंसी का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस का मतलब रिलेटिव होता है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, रिलेटिव इंटेलिजेंसी होती है, कोई एब्सोल्यूट टैलेंटेड नहीं मानते हैं, है ना। तो आपका ऐसी हर चीज़ दुनिया के अंदर हर चीज़ एक एब्सोल्यूट मानी गई है। तो मोशन जो माना गया ये एब्सोल्यूट, एक एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट का मतलब है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो रिलेटिव में क्या होता है कि एक ऑब्जर्वर, जैसे ये वाला उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके ऑब्जर्वर में सारे बहुत सारे फ्रेम है ना,
और बहुत सारे फ्रेम में ये बहुत सारे फ्रेम को जैसे जी वाला फ्रेम है, ये रेस्ट फ्रेम था और ये मोशन फ्रेम, और डिफरेंट मोशन फ्रेम होगी, है ना। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब एक पोजीशन फिक्स मान लें, उसके रिस्पेक्ट पर मान लें, उसको एब्सोल्यूट वर्ड देखें। एब्सोल्यूट मतलब उसी के रिस्पेक्ट, उसी के एब्सोल्यूट मतलब, एब्सोल्यूट मतलब आपेक्षिक, उसी से अपेक्षा की जाती है ना, उसी से आपेक्षा की जाती है, हिंदी में कहते हैं आपेक्षा की जाती है। तो ये इसका आपका मतलब है, ठीक। तो आपको हमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हमने बता दिया। इसकी स्पीड अगर 54 किलोमीटर पर आवर थी और इसकी भी, ये हमारा रेस्ट में था। अगर ये आदमी देखेगा, ये पेड़ के नीचे नज़दीक खड़ा हुआ है, उसको कार लगेगी, कार विच आर मूविंग टुवर्ड हिम विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। और अगर ऑब्जर्व करेगा, अगर ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करता है आदमी इस फ्रेम में, तो फ्रेम, इसको फ्रेम 1 मान लें। ये कौन सी है? ये फ्रेम 1, फ्रेम 1। और ये वाला क्या है? ये हमारा फ्रेम 2, फ्रेम। तो ये हमारा फ्रेम 1 और फ्रेम 2, तो रेस्ट फ्रेम है, 2 फ्रेम है। तो इसको जो लगेगा इस फ्रेम 2 में, अपन देखेंगे फ्रेम 2 में इस आदमी की या पेड़ की जो स्पीड है वो कितनी लगेगी कि 54 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड हिम, उसकी तरफ जा रहा है। यही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नजरिया। फ्रेम मतलब आप किस चश्मे से देखते हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे पॉलिटिकल सिस्टम को इंडिया का कंसिडर करें, पॉलिटिकल चश्मा, तो पॉलिटिकल चश्मा क्या होता है? एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बड़ा होता है और लोग, क्योंकि क्या होता है, जो आपका मीडिया होती है और पब्लिक के बीच में रिलेशन स्थापित करता है। जैसे एक प्रशासक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है? एक प्रशासक होता है ना, और प्रशासक होता है। तो प्रशासक जब होता है और एक पब्लिक होती है, तो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, अच्छा काम कर रही है, यदि कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, तो एक चश्मा क्या है? मीडिया को चश्मा माना गया। अगर मीडिया झूठा प्रेजेंटेशन दे किसी पॉलिटिकल सिस्टम में, तो आपको क्या सच्चाई पता चलेगा? तो आपके अंदर, जैसे आजकल बताओ इंडिया में, जैसे आजकल परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि फॉलोइंग गवर्नमेंट ने ये किया, वो किया, ये किया, या अपने अपनी अच्छाइयों को दिखाते हैं, जबकि तो ये मीडिया का सब प्रेजेंटेशन है ना, मीडिया का ही प्रेजेंटेशन। तो अपना चश्मा पहनाना, मतलब मीडिया को हमने पैसा खिलाया और हमने कहा कि आप पब्लिक के सामने ऐसा चश्मा बनाओ, तो इस चश्मे से देखें, तो वो सोचते हैं कि भाई अगर इंडिया में 100% पॉपुलेशन है, तो हमारे फेवर में हम बिना काम किए मीडिया का सहारा लेकर के कि इंडिया के अंदर लोग मूर्ख हैं, इंडिया के अंदर लोग मूर्ख हैं, तो उनको क्या लगेगा कि कुछ तो लोग, अरे क्या है 100% में जनरली तो मान गए कि 50% तो मेरी बातों में आएंगे, 70% आएंगे, 50% आएंगे, अरे कुछ तो 40% भी आएंगे। हमारे कुछ तो हमारे जो हमारे मेंबर होते हैं, कुछ हमारे वोट देने वाले लोग, तो हमारे एक तो जनरल फीलिंग है कि हम भी, कि हिंदुस्तान में 2 तरह की चीज़ें हैं कि हम इस पार्टी से कनेक्ट, हम इस पार्टी के मेंबर हैं, हम इस पार्टी के मेंबर हैं, उनको लगता है। तो कुछ तो फिक्स होते हैं, बोले इतने पब्लिक मेरी फिक्स है, अब बाकी हम झूठ से इतने % अपनी तरफ खींच लेंगे। क्यों अपनी तरफ खींच लेंगे? तो चश्मा पठा के कि भैया ऐसा झूठा चश्मा बनाओ कि लोग हमको देखेंगे ये ऐसा है। तो अब लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं। लोग एक्चुअली में आजकल इंडिया के पॉपुलेशन इतनी अवेयर, तो नहीं, वो अपने काम में बिजी है, उसका मेन अटेंशन अपना काम करना है। अब काम नहीं करते तो उसका ध्यान किस पर जाता है? काम की तरफ जाता है कि भैया अपने बाल बच्चे पालना है, इसी पर अपना ध्यान देना है, तो इसी पर ध्यान देती है। तो इसी पे ध्यान देती है, तो जनरल लगे आपके अंदर एक बार सुनोगे तो आप क्या एनालाइज करोगे कितना सही बोल रहा है। जब आप उसमें एंट्री मारोगे, जब यूट्यूब पे डिफरेंट जो आपका जो चल रहा है, ये सोशल साइट चल रही है, सोशल साइट को जब आप कंपेयर करोगे, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, और एक उसकी एक जनरल वैल्यूज होती है। एक कोई मीडिया, आजकल देखो आपको दिख रहा है कि कुछ लोग अच्छे पत्रकार हैं, है ना, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, जो मीडिया में क्या कर रहा है, एक सही चीज़ें परोस रहे हैं, तो लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए, उसको देखिए, तुरंत पता। अगर आप ऑब्जर्वेंस का चश्मा पहनते हो, अब भक्ति का जैसा चश्मा पहनते हो तो उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। ऑब्जर्वर का चश्मा पहनते हो तो आपको चीज़ ऑब्जर्व हो जाती है। तो आपकी पब्लिक ड्यूटी क्या है?
तो पब्लिक की ड्यूटी है कि अपनी सही बात है मानना, अपने चश्मे को, अपना चश्मा रियल बनाओ। तो ऐसे ही आप अपना अपना रियल फ्रेम बनाइए, है ना। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, जो आदमी के जो नेचुरल लॉ पर चलते हैं उसको आप बनाइए। क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है ये आपको समझ में अपने आप आपकी मतलब किसी से वर्डों से नहीं निकलती है, लैंग्वेज से नहीं आती है, ये फीलिंग से आती है ना। फीलिंग से आती है, उसको आप जो ऑब्जर्व करिए तो मतलब अपना अपना चश्मा पहनाना या अपने अपने चश्मे से देखना। जो डिफरेंट जो चश्मे होते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल एक बता दिया, एक अब मैं दूसरा एग्जांपल दे दूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूँ, ठीक। क्योंकि एब्सोल्यूट था, हमने एब्सोल्यूट फ्रेम में दिया, अब रिलेटिव में दे देते हैं। अब देखें जैसे हमने देखा दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड है एक कार ये है, ये हमारी 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और दूसरी कार हमारी ये हमारी कितनी 36 किलोमीटर पर आवर से, सॉरी ये 50, इसको बोलेंगे 54 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमने डाटा इसलिए दिया कि 5 क्योंकि मीटर पर सेकंड को 5/18 से कर देते हैं, इसलिए सिंप्लीफाइड डाटा देने की कोशिश करिए, ठीक भैया। तो आपका स्पीड अपना पता पढ़ा होगा कि किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो मीटर कितना 5/18 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर केएम पर आवर का जो रिलेशन कितना होता है आपका, कि आपका मीटर की उसको कितना 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे, इसलिए हमने ऐसा डाटा दे दिया है, ठीक। अब देखें तो ये इसकी स्पीड भी हमने ऐसा देखा। अब एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, गाड़ी ऐसे गाड़ी तो अपने आप चल ही रही होगी, तो अभी कार चल रही है, कार की स्पीड ऐसे दी है, ये देखो यहाँ पर एक एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब है, एब्सोल्यूट वर्ड का, क्योंकि ये जो कार चल रही है ये ग्राउंड फ्रेम में चल रही है, एक फ्रेम में, तो ये एब्सोल्यूट है, इसके लिए एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट फ्रेम, इसके लिए एब्सोल्यूट, ये दोनों की स्पीड क्या एब्सोल्यूट है, ग्राउंड फ्रेम में गिवन है, ये ग्राउंड फ्रेम है आपके लिए, मतलब एक फ्रेम है ग्राउंड फ्रेम, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अब देखेंगे अगर अब देखो ग्राउंड फ्रेम में चल रही है, ग्राउंड में चल रहा है तो क्या है, ये एब्सोल्यूट वर्ड है, क्लियर, ये एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब मैंने समझा दिया। अब देखो अब ये फ्रेम 1, तो यहाँ पर 3 फ्रेम है, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, तो ये कौन सा है, ये हमारा ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड में चल रही है, फ्रेम 1 है, ये फ्रेम हमारा 1, क्योंकि ये फ्रेम 1 के रिस्पेक्ट में 54-36 पर आवर जा रही, ये एब्सोल्यूट बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो ये फ्रेम 2, ये वाला क्या है, फ्रेम सेकंड है ना, और ये वाला क्या है, ये फ्रेम थर्ड, तीन फ्रेम है। अब इसमें देखो इसके हमने V1 मान लिया, V1 कितना है, V1 इक्वल टू आपका 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और V2 हमारा कितना है, V2 हमारा कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो तो हमने ये आपको इस प्रॉब्लम के अंदर आपके अंदर जनरल फीलिंग अपने आप आ जाती है, जनरल फीलिंग अपने आप आ जाती है, क्यों, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 है, ये फ्रेम रेफरेंस 2 है, फ्रेम रेफरेंस 3 है। अब देखेंगे अब हम देखेंगे कि भैया फ्रेम सेकंड और थर्ड की लड़ाई है, फ्रेम सेकंड और थर्ड में अगर मोशन एक दूसरे का मोशन कंसीडर करेंगे तो रिलेटिव मोशन आ जाएगा, रिलेटिव फ्रेम आ गया, है ना। एब्सोल्यूट भी रिलेटिव का ही स्पेशल केस है, इस बात को समझना भी पड़ेगा आपको, है ना, तो अलग नहीं है। तो अब हम बात क्या करेंगे कि जब हमने देखा कि इसको देखेंगे कि ये आदमी, ये कार की 54 है और ये सेकंड है, तो अगर ये वाला फ्रेम इसकी कार ऑब्जर्व करता है, इसकी स्पीड ऑब्जर्व करता है, ये वाली फ्रेम की, तो क्या करेगा, मोशन ऑफ
फ्रेम टू सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मोशन ऑफ फ्रेम थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ऐसा विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो क्या आएगा? तो आप कैसे निकालेंगे कि आपको देखेंगे कि मोशन का जिसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता है, जिनके रिलेटिव निकालना पड़ेगा। हम आपको थोड़ा सा अगले लेक्चर में हम काइनेमेटिकली हम आपको, क्योंकि हमने बेसिक पढ़ा दिया है तो हम बेसिक लेके बता देंगे, तो आपको इसकी डेरिवेशन भी समझ में आ जाएगा कि माइनस क्यों करते हैं। यहाँ पर ये माइनस बता देते हैं ओनली, मतलब आप ये ध्यान रखना है कि जिसका मोशन है, ये मतलब कि एक फ्रेम के अंदर दोनों की स्पीड 36 किलोमीटर पर गिवन है, एक डायरेक्शन शो कर रहा है, एक हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है। तो डायरेक्शन इसमें इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लिया। क्या किया? पॉजिटिव कंसिडर किया, मतलब पॉजिटिव कंसिडर है। तो अगर उल्टा होती एक को पॉजिटिव मानेंगे, एक को नेगेटिव मानेंगे। जो आपकी स्वेच्छा पर, आपकी आर्बिट्ररी सोच पर डिपेंड करता है किसको आप पॉजिटिव ले रहे हैं, किसको नेगेटिव ले रहे हैं। कोई ऐसा कोई जनरल ट्रेंड नहीं है, ऐसा कोई जनरल ट्रेंड नहीं है बच्चों। तो क्या कहेंगे? फ्रेम सेकंड की निकालना है विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका कितना है? ये हमारा हेलो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, किसके रिस्पेक्ट टू सेकंड कितना हुआ? तो इसको 36 माने, किसका माने? 36, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं -50, क्योंकि हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी, ये मान के डायरेक्शन क्या हमने पॉजिटिव मानी, ये वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करें। ध्यान रखिए, इसमें हमें इसमें भी लॉजिक है, समझाने का लॉजिक, डाटा लेने के लॉजिक है, हम समझाना चाहते हैं, जो हमने पहले लेक्चर में ले चुका हूँ। तो सेकंड 36 तो कितना निकलेगा? माइनस हमारा 18, माइनस हमारा कितना? 14 में से 6 गए, 8 बचेंगे, तो माइनस 18 किलोमीटर पर, माइनस हमारा 18 किलोमीटर पर आवर आएगा। माइनस हमारा 18 किलोमीटर पर आएगा, तो इसका मतलब क्या? ये माइनस को इंडिकेट करता, मतलब कहने का मतलब कि फ्रेम थर्ड को देख रहे हैं, मतलब इसका जो मोशन देख रहे हैं इसकी तरफ, तो सेपरेशन कम हो रहा है देखो। लेकिन इसको ये लगेगा, ये फ्रेम सेकंड को लगे कि भैया ये कार मेरी तरफ आ रही है, इसका मतलब यही तो है। क्यों? इसका मीनिंग यही है। तो नेगेटिव क्या है? इधर इसको पॉजिटिव माना तो नेगेटिव तरफ होगा, ये मतलब इसकी तरफ आ रहा है, इसका मोशन इधर को है। तो आपका ये आपका 80 किलोमीटर। अब ऐसे मोशन ऑफ दी सेकंड, अब देखो मोशन ऑफ दी सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थर्ड, और थर्ड आया है, तो थर्ड जब आया तो क्या कहेंगे कि हमें जिसका मोशन, क्योंकि सेकंड का कितना है? सेकंड का है हमारा कितना? 54 और ये माइनस हमारा 36 इक्वल टू कितना है? 18। मतलब कहने का मतलब अगर इसके रिस्पेक्ट में जो चक्कर, तो इसको इधर लगेगा और इसको इधर। ये मोशन की पक्की खासियत है, नहीं मोशन की पक्की खासियत है। तो दिस इज द रिलेटिव मोशन, दिस इज द रिलेटिव मोशन। तो बेटा हमने रिलेटिव मोशन का हमने आपको एग्जांपल ले लिया। अभी हम इसलिए लेक्चर आगे नहीं कंटिन्यू करा रहे क्योंकि आवाज़ आ रही है, तो इसलिए हम आज हमने रिलेटिव मोशन के बारे में, एब्सोल्यूट मोशन, रिलेटिव मोशन के बारे में हमने थोड़ा सा एग्जांपल ले लिया। ठीक, सॉरी अब तो चली गई आवाज़, इसलिए कोई बात नहीं। तो मैंने आपको 18 किलोमीटर पर आवर से आपने दवाई, तो आप ये आपको क्या कंसिडर करना, तो ध्यान रखिए। अगर इसको ए माने और इसको बी माने, अब इसकी मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज की भाषा हम समझाते हैं। फिजिक्स की जो लैंग्वेज की भाषा, फिजिक्स की जो लैंग्वेज है उसके परसेप्शन में आपको हम जनरल क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको बताऊं, आप जितने बच्चे मेरी अब फिजिक्स के लेक्चर को देखें, हम आपके सब्जेक्ट का फील करा देंगे। फील, इमेजिनेशन कहते हैं ना जिसको, इमेजिनेशन फिजिक्स हम दिखा देते हैं। यही पढ़ाने का स्टाइल। एग्जाम्पल जो हम लेते हैं वो बहुत ऐसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि फिजिक्स आपको दिखने लगेगी। 11th वाले बच्चों से, जो बच्चे 11th क्लास से मेरे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मेरे वीडियो लेक्चर के थ्रू देख रहे हैं, उन बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अब मेरी काइनेमेटिक्स के 11th वाले फिजिक्स को देखिए। मतलब फिजिक्स कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम, हम क्या इंडियन प्लेटफॉर्म के लेवल पर इंडियन एग्जाम्पल इस तरीके से, क्योंकि इस एग्जाम्पल सेट का डिपेंड करता है। जैसे वर्मा जी की, ऐसी वर्मा ने किताब लिखी है
और एक रैशनिक हॉलीडे लिखी है। उसमें क्या है, एक बैकग्राउंड का अंतर है। वो इंडियन प्लेटफॉर्म पर लिखी गई है एस.सी. वर्मा, और रैशनिक हॉलीडे अमेरिकन या विदेशी प्लेटफॉर्म पर लिखी गई है। तो उस सिनेरियो को समझना, तो इसलिए अपन फिजिक्स थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो यहाँ में अपनी, क्योंकि हमें एस.सी. वर्मा ने जो एग्जाम्पल दिए, हम उनको और भी सिंपलीफाइड मैनर से, हम अपने ट्रेंड से, जो बच्चों का जनरल ट्रेंड होता है सोचने का, उस ट्रेंड से इधर पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, बस इतना अंतर है। और कितना ही बड़ा कठिन क्वेश्चन है, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, कठिन क्वेश्चन को सिंपली, क्योंकि कठिन क्वेश्चन क्या होता है, जब आप उनको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी उस क्वेश्चन की, उसकी थीम समझ में आ जाएगी, तो प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं। तो फॉर्मूला रिजल्ट जो आते हैं वो सिंपल मैनर से आते हैं। उस सिंपल मैनर वो अपन को फैक्ट अपन को याद करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें आपको क्या याद करना है, मान लो हमने ए बताया, अब देखो मैं आपको फिजिक्स की भाषा में बताता हूँ। वेलोसिटी v1 और v2 है ना, या va मान लेते हैं, चलो va मान लेते, क्यों बेटा va मान लेते, और ये vb मान लेते हैं। अच्छा, vb का क्वेश्चन है। अब हमने क्या कहा कि जैसे हमने कहा अभी जो वही लैंग्वेज कहा कि vba, मतलब एक वर्ड है vba, ए का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए आया, तो ए का आया तो कितना आया था, -18 आया था, 18 किलोमीटर बराबर आया था, माइनस हमारा 18 किलोमीटर बराबर आया था। और ए बी इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है ना। अब तो क्या गया, मतलब आप लोग ये गया कि भी बी इक्वल टू माइनस भी, है ना। ये वेक्टर में चाहो, वेक्टर में क्यों, वेक्टर में कह सकते, वेक्टर है, वेक्टर इस वेक्टर में लगा है, कैसे लगा, तो आपका निकल जाएगा भी बी ए वेक्टर प्लस हमारा भी ए बी वेक्टर इक्वल टू 0। ये हमेशा याद मेमोराइज करना है ना। एक फ्रेम से दूसरे के फ्रेम के आपका हमेशा ये मोशंस जो होते हैं वो हमेशा माइनस में इंडिकेट करते हैं। तो ये मैंने आपको आज जो एग्जाम्पल है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बिल्कुल आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करें, बिल्कुल फ्रेश लैंग्वेज में, फ्रेश एग्जाम्पल से हमने आपको सिंपल एग्जाम्पल, 9th और 10th वाला बच्चा भी अगर इस लेक्चर को देखेगा तो उसको समझ में क्लियर दिखने लगेगा। तो बच्चों ये हमारा जो है ये हमने आपको बता दिया, इसको आप अच्छे से देखें, है ना। अब बच्चों मैं अभी जेईई मेंस का रिजल्ट आने वाला है और लगभग हम 20-22 के आधार पर हम ड्रॉपर्स का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ड्रॉपर्स का जो बच्चे जेईई मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, इसके बाद में तुरंत ही बाद में हम एग्जाम, हम एक्चुअल में क्या करेंगे, एक डेट सेट करेंगे और जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं या आपके जो बच्चे रिपीटर स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि अगला जो एग्ज़ाम है आपका जेईई मेंस जनवरी में होगा। उसके लिए अभी 5 और 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। वो बच्चे अब एक्चुअल में अपनी तैयारी अगले सेशन के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, उन बच्चों का हम एकेडमिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही 11th वाले जो बच्चे हैं उनको भी हम एक्चुअल में कुछ डेट दूसरी देंगे, है ना। तो पहला जो हमारा क्लास शुरू होगा वो हमारा ड्रॉपर्स और रिपीटर्स के लिए स्टार्ट होगा, है ना। तो बच्चों के जो दोस्त वगैरह जो भी यार हों आप इसको बता दीजिए, है ना। और मेरा क्लास अनाउंसमेंट लगभग 22 तारीख के आसपास शुरू होगा, है ना, 22 के आसपास शुरू होगा। हम डेट कन्फर्मेशन डेट हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो बच्चों आप 11th वाले बच्चों भी अपनी जो बच्चे अपना करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं वो भी अपना इंटरेक्ट करना शुरू कर दें। घर पर बैठ के काम नहीं चलेगा, किसी न किसी टीचर से जब तक, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बेसिकली एक इंटरेक्टिव मोड हो सकता है। जब तक आप किसी टीचर से जुड़े हों, पर्सनली जुड़े हों, जब तक क्या सब्जेक्ट फील नहीं आएगी, जब तक फील नहीं आएगी सब्जेक्ट की,
तब तक आपको सब्जेक्ट एंटर आपके दिमाग में जाता नहीं है। तो बल प्लीज़ बच्चों, आप 11th वाले बच्चों और ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि आप लोग एक्चुअली में इंस्टीट्यूट से इंटरेक्ट करें, मेरे से इंटरेक्ट करें। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। रिजल्ट अभी जेईई मेंस का डिक्लेयर होने वाला, तब मैं आपको अनाउंसमेंट दूंगा। उस अनाउंसमेंट को आप एक्चुअल में इंटरेक्ट करिएगा भले, क्योंकि अभी जब तक एक्चुअल में ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल जब चल रहा है तब तो इंटरेक्ट तो होना चाहिए आपको। नहीं होगे तो आप सोचोगे कि हम अभी से क्यों पैसा लगाएं, फलाना ये लगाएं, ये जब आपके अन्य तरह के वो है। या तो लाइफ समझिए कि लाइफ हमारी स्टेट होगी तो नहीं करिए। आपको कुछ करना नहीं है तो चुप मत करिए, आपको इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। और हमेशा जो अच्छे बच्चे चेहरा कह रहे हैं बच्चों से मैं कह रहा हूँ, काम चलाओ टीचर से ना पढ़ें, सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है उन्हीं से पढ़ें। आईआईटी में आपको ये बता दूँ, जेईई मेंस में जितने बच्चे मैं फिजिक्स कर रहा हूँ, केमिस्ट्री हर बच्चे की अच्छे नंबर आ जाते हैं। और फिजिक्स मैथ बच्चा क्या फिजिक्स मैथ्स को पढ़ता है, खूब पढ़ता है, लेकिन फिजिक्स मैथ्स में नंबर क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस गलत है। वो सोच रहे मैथ्स फिजिक्स हम कर ही लेंगे। अरे मैथ्स फिजिक्स करने का यही तो इम्पोर्टेंस है कि मैथ्स फिजिक्स को आपको करना बहुत मुश्किल है। नंबर कर लोगे जरूर, लेकिन नंबर जुटाना एग्जाम का ये ट्रेंड होता है। एग्जाम के अंदर जाओगे तो आपको अब रियल क्वालिटी आपको नजर कि मैंने किस नजरिए से पढ़ा है, मुझे फिजिक्स कैसी आती है, मैथ्स कैसी आती है, कहाँ पर मेरी वीकनेस है और कहाँ पर मेरी टैलेंटेड फैक्टर अपने आप समझ में आ जाता है। तो बच्चे ये आपको बताओ, इस गंद अंधविश्वास मत रहना फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी है, मैथ्स मेरी बहुत अच्छी है। समझ में आने सब्जेक्ट अकेला वो नहीं हो जाता है। सब्जेक्ट को अपना हर ग्राउंड से आपको मेजरमेंट करना पड़ता है कि मेरा, तो इसलिए मैं आपको बच्चों मैं आपसे कहता हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स की स्पेशली काम चलाओ टीचर से ना पढ़ें। फिजिक्स मैथ्स हमेशा एक्सपर्ट टीचर से पढ़ें। केमिस्ट्री एक काम चलाओ टीचर से पढ़ना तो अगर चल भी जाता है, एक फिजिक्स मैथमेटिक्स काम चलाओ टीचर से। फिजिक्स का सब्जेक्ट का महारथी होना चाहिए, है ना। जैसे ये मैं देखता हूँ यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर डाल के देखते हैं, घटिया इस तरह की फिजिक्स और मैथ्स क्या आती है ना। इनको सब्जेक्ट के बारे में इतने डेप्थ कि सब्जेक्ट का क्या होता है, टीचर वो होता है डिफरेंट पैरामीटर से बताता है। क्योंकि बच्चे के अंदर एक माइंड खुलना, जब ओपन माइंड नहीं होगा, जब तक आप प्रॉब्लम आपको आईआईटी एडवांस फिजिक्स और मैथमेटिक्स की नहीं कर सकते। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ओपन माइंडेड आपका दिमाग ओपन नहीं होगा। ओपन चैलेंज करिए अपने आप को ओपन खोल के देखिए कि मेरी मैथ्स फिजिक्स कैसी है। ये नहीं कि आप किसी कोचिंग रेफरेंस चेक करिए, है ना। आप डिफिकल्ट फ्रेम को चेक करिए कि कोई डिफिकल्ट फ्रेम से जो जिसके सेट टेस्ट वगैरह होते हैं और जो पढ़ाते हैं उनसे कंपेयर करना फिजिक्स मैथ्स में ज़रूरी होता है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक अभी देखिए मैं देख रहा था कि मैथ्स में क्या डिफिकल्टी होती है। आपको पता ही नहीं कि मैथ्स में क्या डिफिकल्टी होती है नहीं। जब आपको अपनी डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा नहीं कि मेरी क्या डिफिकल्टी है, हम कैलकुलेशन क्यों नहीं कर पा रहे, हम कैलकुलेशन फंस रहे हैं कि कंसेप्ट में। मैथमेटिक्स में जनरली क्या होता है, बच्चा जेईई मेंस का ही पेपर आया था तो उसमें मैथमेटिक्स एक आध सेट बहुत अच्छा आया था, तो बच्चा के कैलकुलेशन नहीं हो रहे, बच्चा कह रहे बहुत कठिन आया था मैथ्स। अरे भाई कठिन क्या आपने पूछना है, आपका नजरिया जेईई मेंस का जो एग्जाम है आपको उस किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आपको एक आपके दिमाग में एक कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल नहीं जब तक सीखोगे, जब तक आप सब्जेक्ट का कंट्रोल नहीं सीखोगे तब तक आपका फिजिक्स मैथ्स कंट्रोल मांगता है, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए फिजिक्स मैथ्स के एक्सपर्ट से ही पढ़ाएं। ये नहीं झूठा ये नाम फैला दिए, फलानी ये हुआ, ये फलानी कोचिंग रिजल्ट दे रही, फलानी दे रही। तो रिजल्ट तो आप समझिए रिजल्ट कैसे होते हैं। रिजल्ट तो इंडिया लेवल के कोचिंग जो बड़े कोचिंग है जिसको दुनिया जानती है, पूरा देश जानती है, उनके रिजल्ट मैनेज होते हैं नहीं। तो रिजल्ट ही यानी टीचिंग लेवल भी देखा जाता है। तो बच्चों आप अपने आप को मेंटली तैयार करें। अब आने वाले जो बच्चे 11th क्लास में हैं, अब मेंटली तैयार करें, कभी भी आपका सेशन ओपन हो सकता है। तो जनरली हम आपको 11th वाले बच्चों, तो मैंने आज काइनेमेटिक्स शुरू किया। तो काइनेमेटिक्स का टॉपिक्स हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लिया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने लिया है। तो बच्चों आप लोग अब अगला जो लेक्चर है हम काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो काइनेमेटिक्स के करीब 8-10 लेक्चर डालेंगे और एक टॉपिक्स की जो क्लैरिटी है, मतलब थीम तो हम यहाँ पर बता ही देते हैं। प्रॉब्लम एबिलिटी जगाना आपका वर्क रह जाएगा। हम आपको ये बता देंगे कि सब्जेक्ट का मेथड और मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और सोचने की मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, किस नज़रिए से पढ़ना चाहिए। ये नज़रिया ही इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा नहीं कि माइंड कि आप 2 टीचर को आप देखोगे तो आप किसी 2 टीचर से कंपेयर करो, आपका दिमाग इतना चाहे कितने भी डफर हो,
अपने आप को समझ में आ जाएगा कि ये टीचर कैसे पढ़ा रहा है, ये टीचर कैसे पढ़ा। आपका एक जनरल ट्रेंड होता है। तो बेटा अपनी अपनी कंपेयर करिए, टीचिंग लेवल को कंपेयर करिए, और टीचिंग लेवल को कंपेयर करोगे तभी आप एक्चुअल में अच्छी रैंक की तरफ, IIT एडवांस में अच्छी रैंक की तरफ जा सकते हैं। तो IIT एडवांस का जो मेथड है, तो जितने जनरली आपको जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ये आपको देखता हूँ ये JEE मेन लेवल का ही पढ़ाते हैं, एडवांस लेवल की फिजिक्स मैथ्स किसी के पास नहीं है ना। और JEE मेंस में और एडवांस में डिफरेंस क्या है? जो बच्चे JEE मेंस अच्छा कर लेते हैं वो एडवांस में अपने आप करके कर लेते हैं। तो बेसिकली एडवांस एक टीचिंग अलग है, इसका पूरा क्यूरिकुलम अलग फ्रेम से बनाया गया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नज़रिया है, JEE मेंस का फ्रेम अलग है, इसका फ्रेम अलग है। तो बेटा फ्रेम, इसलिए फिजिक्स मैथमेटिक्स को आसान ना समझें, मतलब फिजिक्स और मैथ्स को आसान ना समझें कि आपने मैथमेटिक्स में देखा आपने कि एलिमेंट्री कैलकुलस बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब तो मेरा बहुत धुरंधर हो गया। अरे धुरंधर नहीं होता है, कंट्रोल, डेवलप योर कंट्रोल इन द सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स। नहीं, केमिस्ट्री तो आपने अगर पढ़ लिया तो इतनी उसमें दिक्कत नहीं, फिजिक्स मैथ्स के अंदर थोड़ी बाकी दिक्कत होती है। तो बेटा आज मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेकर समझा दिया, नहीं, और अगले लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स का अगला लेक्चर लेके आएंगे। तो अगले लेक्चर तक अब लेक्चर में जो बच्चे हॉनेस्टी से पढ़ना चाहते हैं, हॉनेस्टी से देखना चाहते हैं, वो मेरे लेक्चर को भैया मैं आपसे एक बार मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना। और अपने अगर आप इतना तो ड्यूटी निभाओ कि कोई भी टीचर एक्चुअल में आपके लिए सेवा सर्विस दे रहा है, तो आपका ड्यूटी क्या बनती है, यार हमको आपसे कुछ ले तो है नहीं रहे, हम आपको अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप सही नॉलेज को समझें कि IIT की रियल नॉलेज होती क्या है। अपने अंदर के झूठे ईगोस हैं उनको निकाल के फेंकिए, और अपना किसी भी एक जनरल परसेप्शन दिमाग में जो बनाए रखिए, उस परसेप्शन को अपने दिमाग से हटा दीजिए, झूठे परसेप्शन। अब रियल परसेप्शन, अपना परसेप्शन खुद बनाइए, अपना परसेप्शन खुद डेवलप करिए। तो इसलिए आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखें, और मैं इसका पढ़ने का नज़रिया आपको मैं बता दे रहा हूँ, इस नज़रिए से आप पढ़ते जाएं। और मैं इतना मैं आपसे जरूर चाहता हूँ कि मेरे भैया कोई इतना तो मैं चाह सकता हूँ कि नहीं चाहूँगा, बताइए बच्चों कि इतना मेरा सोच है कि नहीं। ये तो कोई मेरा हो रही है कि मैं ये चाहूँ कि कम से कम शहर के लोग ईमानदारी से तो परखें, हर एक गांव गली गली में IIT में जो बच्चे तैयारी करें, तो इस सच्चे टीचर को समझे कि सच्चा टीचर कौन है, कौन वास्तव में कौन का किसका फ्रेम क्या है, किसका फ्रेम क्या है ना। तो ये नहीं है कि बोर्ड का पढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी लिखते जा रहे हैं, ऐसा करते हैं तो उसी को तुम टीचिंग मान रहे हैं, है ना। टीचिंग एक्चुअल में क्या इन डेप्थ टीचिंग होती है, इन डेप्थ टीचिंग है, इन डेप्थ लेवल से समझाया जाता है। तो मैंने आज फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सिंपल एग्जाम्पल से समझा दिया है। अब इसी से आप रिलेटिव मोशन पढ़ लोगे, फ्रेम और रेफरेंस समझ आएगा तो रिलेटिव मोशन पढ़े, रिलेटिव मोशन पढ़ लिया तो ऑलरेडी मोशन पर समझ जाओगे। तो आज मेरा इतनी सी बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो बच्चों लास्ट टाइम मैं एक बार और कह रहा हूँ कि जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं 2021 के लिए, उनका JEE मेंस के रिजल्ट के बाद में हम क्लास डिक्लेयर करेंगे। तो आप एक्चुअली में मेरे से कांटेक्ट करिए और मैं क्लास शुरू करने जाऊंगा। नहीं, अगर कोरोना नहीं खुलता है फिर भी हम एक्चुअली में हम क्या करेंगे, कुछ बच्चों को इंटरेक्ट करके धीरे धीरे छोटे बच्चों को ग्रुप बना करके और ऑनलाइन क्लास से आपको इंटरेक्ट कराएंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस भी आपको आसान हो जाएगा, है नहीं। और इसमें डाउट स्किल में क्या होगा, डाउट स्किल में पर्सनली टीचर से पूछने आओगे, सर कैसे होता है। तो आपका इसमें क्योंकि IIT एडवांस बेसिकली ये मानता हूँ पर्सनल इंटरेक्शन जरूरी है। तो पर्सनल इंटरेक्ट हम एक छोटे ग्रुप बना के हम पर्सनल इंटरेक्ट करेंगे बेटा। तो आप लोग जो ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, आप अपने टाइम को बर्बाद ना करें कि 2021 का जो अपना सेशन है उसके लिए आप जनवरी सेशन अभी आएगा, फिर अप्रैल का सेशन है, तो आपके पास बहुत वक्त बना हुआ है। तो आप प्लीज़ आप उसको तैयारी करें। और जो बच्चे एडवांस JEE मेंस जिन बच्चों का अच्छा गया उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, एडवांस की तैयारी करें। एडवांस क्लासेस में भी हम लोग, मेरी क्लास चल रही हैं, और जो बच्चे एडवांस क्लास में मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो बच्चे भी मेरे से इंटरेक्ट करें। ओके बच्चे, तो आज मेरा इतना ही सा लेक्चर था। तो थैंक यू बेटा।